आप इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही वोट दीजिए, ये समय का तकाजा है। क्या इस तरह के फतवों का असर सारे मुस्लिम समुदाय पे पड़ता है? सारे पर तो नहीं पड़ता है। हमारे भारत देश में बहुत खूबसूरती भी है और बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो संवैधानिक मुसलमान हैं, जो अपने घर के अंदर इस्लाम रखते हैं लेकिन बाहर निकलते वक्त धरती माँ को ही माँ बोलते हैं और संविधान को ही सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखते हैं। जी। पर कुछ ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तानी मुखबिर है, जैसे रजाकार के फौज के आखिरी सिपाहसालार असदुद्दीन अवैसी हैं। 1920 में एमआईएम बना था और हमारे कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, यही रजाकारों ने उनकी 3 बहनों को जलाया था और उनके घर को भी जलाया था, जो अभी महाराष्ट्र की रैली में रो रहे थे, बिलक रहे थे लड़कियों की तरह कि मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला हूं। अब जमायतुल उलमाए हिंद को मैंने आतंकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला, अब उसका मैं तथ्य आपको पहले दे देती हूँ। जमायतुल उलमाए हिंद, आपको याद होगा कि अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उस बॉम्ब ब्लास्ट के सारे अक्यूज्ड को जो कानूनी कार्रवाई में जो खर्चा हो रहा था वो जमायतुल उलमाए हिंद ने दिया था। अब अजमल कसब, जिसके ऊपर 30 करोड़ से ऊपर कांग्रेस ने खर्च किया था, तो जमायतुल उलमाए हिंद और कांग्रेस का तो बिल्कुल चोली दामन का रिश्ता है। अब देखिए, दिल्ली में एक कबाड़ी वाला जो हिंदू मुस्लिम राइट करवा रहा था, जो जब अरेस्ट हुआ था तो पुष्पा बन गया था, पुष्पा डरेगा नहीं झुकेगा नहीं जो कर रहा था, उसका उसका बेल कराने के लिए किसने खर्च किया था? जमायतुल उलमाए हिंद ने किया था। ये पीएफआई के जो 18 लोग अरेस्ट हुए थे, तो उसका आज तक न्यायपालिका में खर्चा कौन दे रहा है? जमायतुल उलमाए हिंद दे रहा है। तो जमायतुल उलमाए हिंद एक पाकिस्तानी मुखबिर और जमायतुल उलमाए हिंद एक आतंकी संगठन ऑर्गेनाइजेशन का काम करता आया है। अब इससे जुड़ा हुआ एक देवबंद भी है जो चाचा भतीजा मिलकर के चलाता है। चाचा जो चलाता है वो देवबंद है और भतीजा जो चलाता है वो जमायतुल उलमाए हिंद चलाता है। अब देवबंद का मतलब क्या होता है? देवबंद का मतलब होता है जिस देव की पूजा आप लोग करते हैं ठीक है, उसको बंद करवाना। तो और चुनाव में इसका असर क्या पड़ा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और भी मेहमान जुड़ गए। बिलाल भाई हमारे साथ है। बिलाल जी, झारखंड में पहले चरण का मतदान कल होगा, आपने देखा। उसके पहले इस तरह का फतवा कि आप सारे लोग मिल जाइए और इंडिया गठबंधन को वोट करिए, ये समय का तकाजा है। क्या इस तरह के फतवे से असर पड़ता है? देखिए, फतवे की बात रही, आज देश के मुल्क के जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंग फतवा दिया जा रहा। जो भी सरकार हमारे भारत के संविधान और अपने मजहब पे चलने की आज़ादी देगी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी लगातार नमाज को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, जिस तरीके से लगातार हमारे जितने भी इस्लामिक कल्चर्स के जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, नमाज और इनको लेकर टारगेट करने का काम करती है। चाहे वो आपने देखा होगा मदरसों को लेकर किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे आतंकवाद खोद रही है आसाम की सरकार, और जिस तरीके से नमाज को लेकर लगातार जुमे की नमाज पे बवाल किया जाता है, वक्फ बोर्ड पे लगातार संशोधन के नाम पे। और देखा होगा आपको क्या जुमे की नमाज में कोई दिक्कत मंदिर आती है? बिलाल भाई, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्या जुमे की नमाज में आपको अभी दिक्कत आ रही है? पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? भाई साहब, मैं मेरी बात पूरी, जिस तरीके से नाजिया दानिश को टाइम दिया ना, इस तरीके से मुझे प्लीज जी जी, बोले बोलिए दीजिए बोलिए भाई। बोलिए जी। थोड़ा सा मेरा देखिए, सवाल मैंने आ गया था इंटरप्ट नहीं इसलिए किया जी। सर। आपको मेरी कोई बात अलग लगे तो बात बीच में बोलना। जी देखिए ना, हम नहीं देखते क्या वीडियो सर? हम नहीं देखते खुलेआम नमाजियों के लातें मारी जाती हैं, जुमे की नमाज पे बवाल मचाया जाता है कि किस तरीके से नमाज रोडों पे पढ़ रहे हैं, फलाना पढ़ रहे हैं, जबकि कोई रोड पे नमाज नहीं पढ़ता। जुमे की नमाज अलग होती है। लेकिन हम कह रहे हैं आसाम की सरकार ने लगातार मदरसों को लेकर टारगेट नहीं करी। वक्फ बोर्ड पे हमें संशोधन नहीं चाहिए, भारत के मुसलमानों का हक है, अधिकार है, वो वक्फ की जमीन है, वक्फ के नाम पे की जाती है, लेकिन उसके नाम से, संशोधन के नाम से किस तरीके से टारगेट किया जाता है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट भी को भी नहीं मानेंगे, उसके बाद फिर अगर हम जा सकते हैं हाई कोर्ट, उसको भी नहीं मानेंगे, उसके नाम पर कहेंगे कि अभी ये कब्जा करना चाह रहे हैं ये जमीनों पे। तो यही कहीं ना कहीं, यानी ये जो फतवा हुआ बिलाल भाई, इस फतवा के बाद इंडिया गठबंधन को सारे मुसलमान वोट देंगे। और मैं समर्थन करता हूँ उनका। जी, मैं आप समर्थन करते हूँ हैं? जमीयत का जी, बिल्कुल अच्छा, ठीक समर्थन है। करते हैं। किस तरीके से इंडिया अलायंस ने कहा कि राहुल गांधी जी ने चिट्ठी भेजी बाकायदा, हाँ जो बाकायदा चिट्ठी भेजकर ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, खुलासा किया गया था, स्पीचेस भी मैं आपको उनको वीडियो दिखा दूंगा हजरत की, उसमें ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम कोई भी रिलीजियस किससे आपको नहीं रोकेंगे, फुल आजादी देंगे। ठीक है। अब घोष के तो यानी जिस तरीके यानी से आपने देखा होगा ये जो ट्रेनों पे फतवा जारी किया गया, इसका असर झारखंड चुनाव में दिखेगा। हाजी नाजिम भाई हैं। नाजिम भाई, जिस तरीके से जमीयत उलेमा ने झारखंड में यह फतवा जारी किया कि समय का तकाजा है, इंडिया गठबंधन को आप लोग वोट दीजिए,
क्या इस तरह के फतवे चुनाव के पहले जारी करना उचित है? देखिए, जिस तरीके से फतवों की बात आती है, देखिए मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता। अगर फतवों को ही अगर आपको ज्यादा अहमियत देनी है तो फिर इस देश के अंदर जो संविधान सर्वोपरि है, तो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ ये एक माहौल बनाया जा रहा है तो इस तरीके की बातें करके। तो मैं ये कहता हूँ अंजनी जी, देखिए ये देश तो संविधान से चलेगा। और देखिए जिस तरीके से जमीयत उलेमा ने ये फतवा दिया है कि भाई आप एकजुट होकर वहां पर वोट करिए इंडिया गठबंधन को, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उनकी एक निजी राय है। इससे कोई भी ऐसा माहौल वाली बात नहीं है कि फतवा देने से कि देश का माहौल बदल गया या मुस्लिम समाज इस पर अपना पूरा हक जमा रहा है, ये इस तरीके का कोई नहीं है। देखिए ये फ्रीडम ये वो है मुल्क, तो यहाँ पर सबको अपनी आजादी है, अभिव्यक्ता की आजादी है अपनी, तो इसलिए इस मुल्क की यही तो खूबसूरती है संविधान के तहत कि यहाँ पर हर कोई मन में जो आए वो कह सकता है, ये आजादी है। प्रदीप जी, ये जो फतवा जारी किया गया, इस तरह के फतवे से क्या आपको लगता है कुछ असर पड़ता है चुनाव में? जी सर, देखिए चुनाव तो अभी रिसेंटली बहुत सारे हुए और अभी नाजिया बहन ने जो अभी इनका व्याख्यान किया वो अपने आप में सेल्फ एविडेंट है कि किस प्रकार के ये लोग हैं। अब क्या है कि सबको अपनी अपनी दुकान चलानी है, अस्तित्व में बने रहना है, ये तो देखिए उसके बाद ही चलेगा। लेकिन उन्होंने जो व्याख्या की 100% सत्य व्याख्या है। और चुनाव में असर तो सर हरियाणा में भी बहुत बड़ी बड़ी घंटियां बजी थी, क्या क्या उठ रहा था, हुआ क्या। अब आप देख लीजिए, वो झारखंड ज्यादा दूर थोड़ी है, हम एक ही भूभाग के, एक ही संविधान से सारा देश चलता है। तो लोग बातें करें और लुत्ती लगा के फिर साइड हट लें, फिर माफी मांगने लगें और फिर देखिए असर क्या होता है ना। ये तो जनता है, लेकिन झारखंड थोड़ा हरियाणा से अलग प्रदेश है और वहां पे डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए एक सिस्टमाइज बड़ा कैलकुलेटिव मूव इन लोगों ने बड़े पैसे खर्च किए। वो पैसे अगर किसी पढ़ाई के जिहाद में खर्च करते, खैर लफ्ज जो है बड़ा वर्क करता है, लेकिन इन्हें जहां काम करना चाहिए वहां ये पीठ दिखाते हैं और जहां पे पीठ दिखाना चाहिए वहां ये सीना ताने खड़े होते हैं, आओ फोड़ दो, मार दो, पीट दो। लेकिन तो प्रदीप भाई, सरकार आपकी है, सरकार केंद्र में आपकी है और उन्होंने कहा कि जो आपके कुछ नियम है, यूसीसी, एनआरसी, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, इससे जो है इन्हें डर है, इसलिए चाह रहे हैं कि जैसा कि बिलाल भाई कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा था कि हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये सब जितने रिलीजियस जो है एजेंडे हैं इसको खत्म कर देंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई हमको उन पर भरोसा है, बीजेपी पे नहीं है। अरे राहुल गांधी जी के मतलब अब उनकी अकल पे क्वेश्चन मार्क बहुत पहले लग चुके हैं। अगर मैं कोई नया खड़ा करूंगा तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। जिसके पापा के नाना प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी के पिताजी प्रधानमंत्री, उन्हें पढ़ लेने के लिए जरूरत ही क्या है। बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून है, लोग चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं और वो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो हाथ पर हाथ चलने दीजिए। राहुल जी क्या कहते हैं, वो इज्जत बचाओ योजना के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी उन्हें बचाती है। प्रदीप जी, जो एक समाज की अंदर जो थोड़ा सा उनको डर है, भय है, अगर वो कह रहे हैं कि भाई ये सब कानून आएगा तो हमको दिक्कत होगी, इसलिए हमको करना है। हमें तो ये बताना चाहिए कि कानून और संविधान का डर भय होना चाहिए, बाकी दूसरी कौन सी चीज है जिसका डर भय होना चाहिए। अगर ये डरते हैं तो इनकी ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है, संविधान से बढ़ के कुछ है क्या। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए, इसके बाद फिर नाजिया जी के पास में चलूंगा। कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ जी, आप बताइए क्या गवर्नमेंट एजेंसीज ने डेटा नहीं खोल के रखा, चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वहां पे नहीं है। कैसा लीडर है देश में जितने भारत जोड़ो यात्रा चलाकर देश को आज इस तरीके से कर दिया कि भारत में जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनका मुंह काला करने का काम तो किया। नफरत खत्म हो गई है तो फिर ऐसे फतवे क्यों जारी किए जा रहे हैं? बिलाल भाई, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने यात्रा की, नफरत खत्म हो गई, तो ऐसे फतवे क्यों? बिलाल भाई, कोई भी लीडर आज तक बिलाल भाई नहीं, यात्रा बहुत लोगों ने की, यात्रा बहुत ने की। आपने कहा कि यात्रा करके नफरत खत्म कर दी। अगर मोहब्बत की दुकान चल रही है तो ऐसे फतवे क्यों जारी किए जा रहे हैं? नहीं, इनके अगर इतनी मोहब्बत है तो फतवे जारी क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी रोड पे उतारी जाती है और सारे इनको डिफेंड करने का काम करते हैं। एक मिनट खुशफहमी दूर करने का अवसर दीजिए। अंजनी जी खुशफहमी दूर करने का अवसर दीजिए जी। 10 सेकंड, इसके बाद मैं चलूंगा, और भी मेहमान है। अंजनी जी, ये आपकी गलतफहमी है। कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को ये खुशफहमी है कि राहुल गांधी जी बहुत बड़ा तोप छोड़ रहे हैं, उनसे चिटपुटी वाली बंदूक भी नहीं छूटती है जो बच्चे छोड़ते हैं दीपावली में। बेरोजगारों की बात करता है, ठीक है, एजुकेशन की बात करता है, महिला सुरक्षा की नाजिया बात जी, करता है, जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि बिना मतलब के लोग डर रहे हैं। यूसीसी जो है गोवा में लागू है, क्या दिक्कत होगी? वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई है। अभी वक्फ संशोधन बिल सदन के पटल पर पेंडिंग है, वो कानून आया नहीं, उसको
लेकर डर दिखाया जा रहा है, यानी आप लोग डरे हुए और आप लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। वो उनका ये कहना है, अगर आपको कानून आ जाए, आप देखिए उसमें क्या है, तब आप पहले से आप डर गए हैं कि ये हो रहा है, गलत हो रहा है। ये बीजेपी का तर्क है, वहां के सांसद हैं। अंजनी जी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मैं तकरीबन 4 दिन झारखंड में रही थी, धनबाद में रही थी, ढुल्लू महतो की कंपेनिंग और भी 2 सांसद थे उनकी कंपेनिंग में, और सब जीते थे। वहां पर मैंने जमाई टोला देखा। जमाई टोला आपको पता है वहां पर क्या होता है? ये जितने घुसपैठियां हैं ना, वो ट्राइबल वुमेन से शादी कर लेते हैं और फिर उनकी संपत्ति का भी जिहाद कर लेते हैं और उसको भी धर्म परिवर्तन करा करके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा देते हैं। ठीक है? नहीं, केंद्र सरकार क्या कर रही है इसका मतलब? अरे प्लीज, तुम्हारे बीच में नहीं, नाजिया जी आप गलत वर्ड का यूज कर रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप हमारी सेना को चुप कराइए प्लीज, मुझे मेरी बात पूरी। अजय भाई सुनिए, वो सवाल आपसे भी रहेगा, वही सवाल तो रहेगा। वही तो बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि झारखंड में घुसपैठियों को जो है नागरिकता दी जा रही है, झारखंड सरकार कर रही है। ठीक है, इसके बाद मैं आऊंगा, ये सवाल आपसे रहेगा। नाजिया जी अपनी बात पूरी करें, फिर नाजिम भाई आप जवाब दीजिएगा। अब आती है बात कि मुसलमान अगर ये राग अलाप रहे हैं, ये तस्बीदाना पढ़ रहे हैं कि भारत संविधान से चलेगा, तो ये जो आर्टिकल 41 है कॉमन सिविल लॉ, ये क्या संविधान का नहीं है क्या? ये तो संविधान का ही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल लॉ, ये तो हमारे अंबेडकर जी ने ही कहा था ना कि ऐसे माहौल, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए जाएं कि कॉमन सिविल लॉ जो है, एक विधान एक संविधान भारत का हो। तो अगर देश संविधान से चलेगा तो फिर ये आर्टिकल 41 से इतनी दुश्मनी और आर्टिकल 44 से इतनी दुश्मनी क्यों है? अब आती है तीसरी बात कि ये जो मुसलमान समाज के ठेकेदार बन करके बैठते हैं, जो एक्चुअली में नहीं है। शिया अपने कब्रिस्तान में सुन्नी को नहीं दफन होने देता है, सुन्नी अपने कब्रिस्तान में अहमदिया को दफन नहीं होने देता, और सारा 71 फिरका सुन्नी तो मानने को तैयार ही नहीं कि ये मुसलमान है ही नहीं। अब आती है चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारे जो आतंकी और पाकिस्तानी मुखबिर ऑर्गेनाइजेशन हमारे भारत में टिके हुए हैं, ये कभी भी मुसलमानों को इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, शिक्षा इस पर वोट नहीं करने देते। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा इस्लामिक। नाजिम भाई अपनी बात रखिए। नाजिम भाई, अब गोड्डा के सांसद ने कहा कि भाई यूसीसी गोवा में लागू है, कोई दिक्कत नहीं है, और वक्फ संशोधन बिल अभी सदन के पटल पे पेंडिंग है, वहां पे चर्चा हो रही है, वो अभी लागू नहीं हुआ। इसको लेकर अभी से डर क्यों दिखाया जा रहा है? हाँ देखिए, जिस तरीके से भी गोवा का जिक्र आया, तो गोवा का ये तो बता दें कि यूसीसी लागू है, मगर ये नहीं बताया यूसीसी कब से लागू है, ये नहीं बताया, और यूसीसी के अंदर क्या प्रावधान है ये भी नहीं बताया। और मैं आपको बता, अरे सुन लीजिए नाजिया जी जब हाजी नाजिम बोलता तो भाई आपको दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप यूसीसी लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेके आने चाहिए, लेकिन ये बता दीजिए 2018 की विधि आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लफ्जों में ये कहा गया था कि अभी भारत सक्षम नहीं है यूसीसी लागू करने के लिए, लेकिन क्या